दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कैसे हो आप? फाइन। तो दोस्तों, आज हम कोटा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बचपन और वृद्धि। जो आपका पेपर है उस पेपर में आपका पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। दोस्तों, आप चूँकि बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, आपको इस टॉपिक का महत्व पता लग गया होगा। जब भी आप कोई भी कंपटीशन में, चाहे वह रीट हो या सेकंड ग्रेड हो या स्कूल लेक्चरर अर्थात फर्स्ट ग्रेड हो या डीएसएसबी हो या केबी हो या कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट हो, उसमें ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बीएड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आप बड़े गौर से एक एक शब्द को समझ करके, और मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें, सुने, और इसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको आप नोट करें कॉपी में, है ना। साथ साथ में हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम मेन कंटेंट पर आते हैं। और हमारा इस टॉपिक में मैं आपको बताता चलूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास का अर्थ करेंगे। इसके बाद कंसेप्ट मतलब अवधारणा, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विशेष याद रखना, लॉ ऑफ डेवलपमेंट मतलब बाल विकास के नियम। यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, है ना, पक्का आएगा। याद रखना, इसको बंद लिफाफे में लिखकर रख लें कि सर ने बताया कि बाल विकास के नियमों में से आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले विकास का अर्थ, बालक की क्षमताओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनीय विकास है, जो अमूर्त तथा मूर्त या स्थूल दोनों ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखें इसमें आपको क्या लिखा, अमूर्त तथा मूर्त, है ना। अमूर्त क्या होता है, जिसको इसमें लिख रखा है सूक्ष्म, है ना, लिख रखा है ना सूक्ष्म, है ना। साथ में मूर्त मतलब स्थूल, अर्थात यूं कहेगा अमूर्त वह होता है जो अमूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, जो हमें दिखाई दे, प्रत्यक्ष, है ना। और स्थूल या मूर्त किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई ना दे। ठीक है ना, मूर्त और अमूर्त। मतलब जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आपके हाथ में पेन है, तो पेन क्या हो गया, मूर्त हो गया। लेकिन कोई आपसे पूछे भाई ये पेन कैसे बनता है, पेन बनाने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस तो हम जानते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती नहीं प्रोसेस, तो वो अमूर्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो विकास क्या है, याद रखना, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब मात्रात्मक की बात करें, मात्रात्मक किसे कहते हैं, मात्रा, है ना, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो क्या, संख्यात्मक, अर्थात जिसको हम संख्या में गिन सकें, जिसको हम तोल सकें, जिसको माप सकें, नाप सकें, वजन, भार, इनको हम अनुभव महसूस कर सकें, महसूस नहीं सॉरी, इसको हम हाथ में ले सकें, स्पर्श कर सकें। ऐसी प्रत्येक वस्तु क्या होती है, मात्रात्मक या मूर्त, है ना। और गुणात्मक क्या है, इसका उल्टा कर दो, मात्रात्मक का बिल्कुल अपोजिट, अर्थात जिसको हम ना तो देख सकें, ना जिसे हम हाथ में ले सकें, ना छू सकें, ना तोल सकें, ना माप सकें, है ना, ना जिसका भार आदि का पता लगा सके, वो क्या होता है, गुणात्मक। ठीक है, अब विकास में दोनों होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। जबकि इससे पहले मैंने आपको समझाया था वृद्धि, तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है ना। व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ना वृद्धि है,
और क्षमताओं का बढ़ना विकास है। मेरे हाथ की लंबाई हो गई 1 फीट और हाथ वजन उठा लेता 50 किलो, है ना, तो वो लंबाई का बढ़ना तो क्या हो गई वृद्धि, और वो 50 किलो जो वजन उठाया वो क्या हो गई हाथ द्वारा वजन उठाने की क्षमता, तो वो क्या हो गई हमारी विकास। ठीक है ना, ये होता है आपका विकास का अर्थ। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि विकास में दोनों तत्व होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, एक नहीं होता। वृद्धि में केवल एक होता है, कौन सा, मात्रात्मक, है ना, मैं लिख के दे दूं, वृद्धि में केवल मात्रात्मक होता है, और जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम विकास के नियम पढ़ेंगे, है ना, विकास के नियम। मैं यहाँ पर नियम लाया हूँ, फिर डायग्राम से आपको आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा। विकास का पहला नियम है विकास की निश्चित दिशा या निश्चित गति का नियम। दूसरा, विकास वर्तुलाकार होता है। इनको आपको रटना है ना, इनको समझाऊंगा इसी वीडियो में। विकास वंशानुक्रम वातावरण का नियम। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। विकास में सुख शांति की अवस्था अलग अलग होती है, और विकास आश्रित से स्वतंत्रता की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें हम। और विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास में धनात्मक संबंध होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर चलता है। विकास की भविष्यवाणी संभव है ना। अब इन नियमों को मैं दोस्तों आपको डायग्राम से पूरे डिटेल से समझाऊंगा। आप अच्छे से समझना एक एक शब्द को। इसमें आपका अटेंशन पूरा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन रखना। और कोई भी अच्छी चीज़ आप, वैसे मैंने मेरे पूरे वीडियो में और सारी स्लाइड में सारी चीज़ें दे दी हैं, फिर भी आप अगर चाहें तो इसको आप कॉपी में साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम क्या आया था, विकास की निश्चित दिशा है निश्चित गति का नियम, है ना। अब इसके 2 उपनियम है, कौन कौन से, एक तो है सिरोपाधीय सिद्धांत, या जिसको हम सिरोपाधीय मतलब सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे पैर। तो कैसे चला है नियम, ऊपर से नीचे की ओर, सिरोपाधीय सिद्धांत, जिसको और नाम दिया है मस्तकाधोमुखी। संधि विच्छेद कर लें आप, यही निकलेगा मस्तक प्लस अधोमुखी, मतलब मस्तक ऊपर, अधोमुखी मतलब नीचे, है ना। इंग्लिश को जरूर याद रखना, सेफेलोकॉर्डल आता है क्वेश्चन, अंग्रेजी में दे देते सेफेलोकॉर्डल। तो सेफेलोकॉर्डल का विकास के एक निश्चित नियम है, जिसके अनुसार विकास ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण दिया है देखो इसमें, सिर, धड़ और पैर। मतलब सबसे पहले सिर विकसित होगा, फिर धड़ आएगा और फिर पैर आएंगे। ठीक है। दूसरा इसी का नियम है निकट दूर। अब देखो इस डायग्राम से देख लो, ये हमारा
सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे, ये क्या कहलाएगा? सेफेलोकॉर्डल। आप वैसे याद रख लेना, सेफेलो और सिर, है ना। दूसरा, निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर मतलब सबसे पहले निकट मतलब हमारा सेंट्रल, हमारी बॉडी का केंद्र बिंदु, और दूर, दूर मतलब जैसे जैसे हमारे हृदय जो ये है ना धड़, इससे हम बाहर जाएंगे तो चलता जाएगा, हमारी उंगलियां आ जाएंगी, है ना, धड़ से उंगलियों की ओर, है ना, अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से छोर का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉक्सी मॉडस्टॉल। इसका उदाहरण देखें, धड़, धड़ के बाद हाथ, और हाथ के बाद हाथ की उंगलियां, आएगा ना। सबसे पहले धड़, धड़ के बाद उसमें भुजाएं आएंगी, भुजाओं के बाद उंगली आएंगी। तो दो नियम, उपनियम हो गए, एक सेफेलोकॉर्डल मतलब ऊपर से नीचे, और दूसरा हो गया अंदर से बाहर मतलब प्रॉक्सी मॉडस्टल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब आपसे पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा गलत है, तो कोई ऐसा नियम डाल देंगे जो गलत है। बाकी ये तो दोनों विकास के नियम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले डायग्राम पर, अगले नियम पर बढ़ते हैं दोस्तों। विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल, स्प्रिंग होती है ना, आपने स्पाइरल रजिस्टर लेते हो, वो स्पाइरल, उस डायग्राम को, उस स्प्रिंग को गौर से देखना दोस्तों। ये ही डायग्राम मिलेगा आपको इसी का क्या, इस तरह से देखो, ये ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। विकास वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में कम या ज्यादा। अब इस स्प्रिंग को, इसको मैं हटा देता हूँ, अब गौर से देखना दोबारा। क्या है, देखो इसमें विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में कम ज़्यादा होती है। अब इस डायग्राम को देखो आप, विकास की गति का पता लगागा। इसमें 3 अवस्थाएं दी हैं दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। अब यहाँ देखा, अब यहाँ से शुरू हुआ हमारा विकास। विकास कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? गर्भावस्था से, ध्यान रखना। विकास आगे नियम आएगा, विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत और निरंतर प्रक्रिया है। तो कहाँ से चला विकास? अच्छा, कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वो भी सही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ मैं बहुत बारीक अंतर बता रहा हूँ। जब विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है तो वो बात आती है मानसिक विकास की, और जब आता है विकास के, विकास गर्भावस्था से चलता है, तो तब आती है बालक का विकास, क्योंकि विकास में वृद्धि और विकास दोनों शामिल हैं। और वृद्धि बालक की कहाँ से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों? गर्भावस्था से। और कब तक चलती है वृद्धि? किशोरावस्था तक। और जब विकास मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि जीन प्याजे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जीन प्याजे केवल मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास की बात करता है। इस अंतर को आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें गौर से देखो क्या कह रहा है, विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में कम ज़्यादा होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा गति ये हो रही है ना, फिर इससे कम ये, और सबसे कम ये, और यहाँ जा कर के विकास रुक जाता है। रुक गया, ये रुक गया ना, ये देखो ये है ना, रुका। अब इससे आगे जो एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही है आगे, ये क्या है? देखो वृद्धि, या जिसको हम कहते हैं शारीरिक विकास, वह शारीरिक विकास से वृद्धि तो इस जगह आकर रुक गई। ये अवस्था हमारी किशोरावस्था, इस जगह आकर रुक गई। इसलिए कहते हैं कि वृद्धि की परिपक्वता किशोरावस्था में प्राप्त हो जाती है। मतलब हमारे शरीर की लंबाई किशोरावस्था में बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन आगे एक छोटी सी लाइन दी है, ये दी है ना, दिख रही है आपको? छोटी सी लाइन दोबारा दिखा दूं, ये वाली, ये दिख रही है? ये लाइन बताती है, ये मानसिक विकास की बात करती है लाइन। मतलब ये लाइन बता रही है कि मानसिक विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्लियर हो गया, है ना? तो याद रखना, ये पॉइंट बता रहा है विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में कम ज़्यादा होती है। तो कम ज़्यादा हो रही है ना, सब ज़्यादा शैशवावस्था में, उससे कम बाल्यावस्था में, सबसे कम किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में आकर रुक गई, मानसिक विकास आगे चलता रहा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें यहाँ एक बात और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि विकास की गति तीव्रतम होती है
आगे आएगा ये, शैशवावस्था में, और न्यूनतम होती है किशोरावस्था में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास सर्वोच्च अवस्था कौन सी अवस्था में प्राप्त करता है, मतलब विकास की टॉप स्थिति, तो टॉप स्थिति तो किशोरावस्था में हो गई ना, किशोरावस्था में जाकर रुक रहा है ना विकास। गति तो सबसे ज्यादा शैशवावस्था में, गति की बात कर रहा हूं। अब विकास की उच्चतम स्थिति किशोरावस्था। ठीक है, अगला नियम देखें, और अगले नियम में हम जाने से पहले दोस्तों ये देखें, अगला नियम आ जाते चलो, वंशानुक्रम एवं वातावरण का नियम। वंशानुक्रम एवं वातावरण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम भी। देखो इस सूत्र पर आ जाओ, आप तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण इनटू विकास। मतलब ये कहता है कि विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है उतना ही प्रभाव वातावरण का पड़ता है। ठीक है, जब पढ़े, बालक पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का समान प्रभाव रहता है, अर्थात गुणात्मक प्रभाव रहता है। गुणात्मक को मल्टीप्लाई ये होगा। ठीक है, अब देखो आगे, किशोरावस्था तक वंशानुक्रम, जब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किशोरावस्था तक वंशानुक्रम, जबकि किशोरावस्था के बाद वातावरण ज़्यादा प्रभावी रहता है। जन्म से किशोरावस्था, यूँ कहते गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव होता है, और किशोरावस्था के बाद वातावरण का ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है ना, आगे देखें, नियम नंबर 4, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद में। अब आप हमेशा देख लो कि बच्चे को शैशवावस्था में सीखने में ज़्यादा कठिनाई होती है, और एक बार जब कोई चीज़ को सीख लेता है तो उसके लिए आसान हो जाती है। आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब बच्चा सीढ़ी चढ़ना सीखता है तो पहली सीढ़ी को चढ़ने में उसको कम से कम 9-10 महीने लग जाते हैं, और दूसरी सीढ़ी को उसी टाइम सीख लेता है चढ़ना। होता है ना, ए आ ई सीखने में बहुत टाइम लगता है, और जबकि ए आ ई सीख लिया, 12 खड़ी को सीख लिया, तो किताब पढ़ने में कम टाइम लगता है। ये इस नियम को कहता है। देखो, पहले प्राप्त किया विकास बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले का विकास ही भविष्य की आदतों में परिवर्तित होता है, और यही आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती हैं। मतलब ये नियम ये कह रहा है कि बालक बचपन में शैशवावस्था में जो सीख लेता है वही उसके भविष्य की आदत पड़ जाती है। बालक ने बचपन में झूठ बोलना सीख गया तो वो भविष्य में झूठ बोलेगा, चोरी करना सीख गया भविष्य में चोरी करना सीखेगा, चोरी करेगा, है ना। बालक भविष्य में अच्छा चरित्रवान, एक अच्छा प्राणी बना तो भविष्य में भी वो अच्छा रहेगा। ये नियम ये कहता है। तो भविष्य की नींव, भविष्य की आधारशिला कहाँ से पड़ी? शैशवावस्था से, मतलब प्रारंभिक विकास से पड़ी। ठीक है ना। तो ये सारे नियमों को केवल आपको करना क्या है, इनको तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ कर रखना, बाकी आपको ये सारे नियम याद करने, रट लेना, इनको लिख लेना कॉपी में, है ना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखें, अगला नियम, विकास में सुख शांति की अवस्था अलग अलग होती है। अब सीधा सा नियम है, कोई खास नहीं है। विकास में सुख शांति वैसे समझा दो आपको कि देखो, सर्वाधिक सुख शांति आप खुद अनुभव कर लो, महसूस कर लीजिए। सबसे ज़्यादा सुख शांत मस्त मौलाना रहता है शैशवावस्था का बालक, और सबसे ज़्यादा टेंशन में, तनाव में, चिंता में, समस्याओं में रहता है किशोरावस्था का बालक, और दोनों के बीच में रहता है बाल्यावस्था का बालक। यही नियम बता रहा है। शैशवावस्था सर्वाधिक सुख शांति की अवस्था है ना। बाल्यावस्था, अच्छा शैशवावस्था, किशोरावस्था सर्वाधिक अशांत, अप्रिय, चिंता, तनाव और जवाबदेही अवस्था। बाल्यावस्था तुलनात्मक रूप से खुश रहने की अवस्था। तुलनात्मक मतलब इससे तो कम और इससे ज़्यादा, मतलब शैशवावस्था से कम और किशोरावस्था से ज़्यादा। ठीक है, तो सीधा नियम है, कोई टफ नहीं है। आपको सीधा सा जनरली आप याद रख लेना इसको कि सब ज़्यादा सुख शांति शैशवावस्था में, सब ज़्यादा समस्या और तनाव किशोरावस्था में, दोनों के बीच में बाल्यावस्था। अगला नियम,
अब छोटे छोटे नियम, इंपॉर्टेंट नियम आपके ये हो गए। पहला नियम निश्चित दिशा का नियम, दूसरा विकास वर्तुलाकार होता है ना, तीसरा सुख शांति, ठीक है। और एक और बताया था ना आपको मैंने, तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम देखो, प्रारंभिक विकास, या चौथा जो भी है, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे देखें, विकास आश्रितता से स्वतंत्रता की ओर होता है। विकास आश्रितता से स्वतंत्रता की ओर होता है, मतलब प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति पहले दूसरे बड़ों पर निर्भर रहता, दूसरे बड़ों पर, और उसके बाद में धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करता जाता है। दूसरे बड़े मतलब उस घर में, स्कूल में, समाज में और जो बड़े लोग रहते हैं। आप देख लें, आप खुद देख लें कि पहले आप हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, और जब उस काम को आप खुद सीख लेते हैं तो उनसे डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाती है, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब उदाहरण दे दूँ आपको कि जब 6 महीने का बालक होता है तो उसको, वो बालक दूध पीने के लिए डिपेंड है अपनी माँ पर, लेकिन 10 साल का बालक का दूध पीने और खाना खाने के लिए माँ पर डिपेंड है क्या? वो खुद खा लेगा, होगा ना। 4 साल का बालक जब स्कूल जाने लगता है तो डिपेंड है माँ बाप पर, वो स्कूल छोड़ने जाएंगे तो वो स्कूल जाएगा, वरना नहीं जा सकता अकेला तो। लेकिन जब 10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, आप बीएड कर रहे हैं, क्या आप माँ बाप छोड़ने आते हैं क्या आपको? नहीं ना। तो पहले ये नियम ये बता रहा है कि पहले हम, मतलब बालक दूसरों पर डिपेंड होता है और फिर वो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और वह स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अगला नियम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसके अनुसार विकास के प्रोग्राम पहले संपूर्ण शरीर, ये इंपॉर्टेंट है नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया में पहले संपूर्ण शरीर में हलचल होती है, उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों में। आप तो याद रखो, इससे संबंधित कई शब्द आएंगे, है ना, जैसे संपूर्ण, जैसा है ना आपको, सामान्य है ना, से विशिष्ट। सामान्य मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब बड़ा, और विशिष्ट मतलब अंश, अंश मतलब छोटा। अब इससे आप तो ध्यान रखें कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर एक ही बात है, सामान्य से विशिष्ट की ओर एक ही बात है ना। तो आप तो याद रखें, जहां बड़ा होता है उसमें विकास पहले होता है और अंशों में बाद में। जैसे उदाहरण दूं, हाथ और उंगलियां क्या है? हाथ का अंश है ना, पूरा हाथ या पूरा शरीर, शरीर तो पूर्ण हो गया और उसका हाथ अंश हो गया। तो पहले शरीर का विकास होगा, फिर हाथ का होगा, है ना, और हाथ का होने के बाद उंगलियों का होगा ना। तो इसलिए कहता पूर्ण से अंश या सामान्य से विशिष्ट, एक ही, होल टू पार्ट, जनरल टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट अगला नियम दोस्तों, बड़े आराम से धीरे धीरे मैं आपको इस टॉपिक को समझा रहा हूं दोस्तों। ये मत देखना कि इतना लंबा वीडियो हो गया, ये कौन देखेगा। आपको निश्चित है, मैं चैलेंज कर दूं दोस्तों कि इसमें से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए मैं बड़े धीरे धीरे आपको एक एक शब्द को समझा रहा हूँ, है ना। अगला देखो, विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस शब्द को, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस शब्द को कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रत्याशा शब्द, प्रत्याशा देखो अर्थ दे दिया मैंने, प्रत्याशा मीन्स अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर बात ये है, समझना क्या है आपको, प्रत्याशा का तो अर्थ है आप याद कर लेंगे अपेक्षा, है ना। लेकिन क्या कह रहा है पॉइंट, प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशा होती है, प्रत्येक अवस्था में, है ना। प्रत्येक अवस्था का मतलब हर अवस्था में, अवस्था मतलब एज, कि भाई देखो आप 1 साल के बालक से माँ बाप की अपेक्षा अलग होती है, 5 साल के बालक से अलग होती है, 10 साल के बालक से अलग होती है, 25 साल के बालक से अलग होती है ना। घर में माँ बाप की अपेक्षा बालक से अलग होती है, स्कूल जाएगा तो शिक्षकों की अलग होती है, शादी होने के बाद अलग होती है, बच्चे होने के बाद अलग होती है ना।
यही पॉइंट कहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, किसके अनुसार होती है अपेक्षा? बालक की आयु अवस्था के अनुसार। जैसे मैं उदाहरण दूं, 1 वर्ष का बालक, उससे अपेक्षा करोगे क्या कि वो स्कूल जाने लग जाए, है ना? या 10 वर्ष का बालक, उससे अपेक्षा करोगे क्या वो टीचर बन जाए? या 25 साल का बालक, उससे अपेक्षा करोगे क्या वो बोतल से दूध पिए? नहीं। अपेक्षा हम क्या करेंगे कि 1 साल का बालक दूध छोड़कर कुछ खाने लग जाए, 10 साल का बालक स्कूल में जाकर के अच्छी पढ़ाई करने लग जाए, 25 साल के बालक नौकरी करके, या नौकरी नहीं तो मतलब अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कमाने लग जाए, होगी ना? लेकिन 1 साल के बालक से कमाने की अपेक्षा करोगे क्या? नहीं। ये नियम यही बताता है कि हर अवस्था में अवस्था के अनुसार बालक से समाज, माँ बाप, शिक्षक अपेक्षा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समाज की बात है, इस नियम में हमें क्यों बताई साइकोलॉजी में? तो दोस्तों, ये इसलिए ये नियम आपको सीखना कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप खुद देखोगे कि एक 5वीं क्लास के बालक से आप अपेक्षा करोगे क्या वो 10वीं क्लास की समस्या या सवाल को हल करे? नहीं। या 10वीं क्लास के बालक से आप ये तो अपेक्षा करोगे वो 8वीं कक्षा के सवाल को हल कर दे, क्वेश्चन को हल कर दे। तो आप अपना सिलेबस पढ़ाओगे टीचर के, एज ए टीचर आप पेपर बनाओगे एज ए टीचर, है ना? तो ये अपेक्षा को ध्यान में रख करके ही तो बनाओगे कि उस बालक की एज, उस बालक की क्लास, उस बालक की मानसिक आयु, मेंटल एज क्या है, उसी का अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? तो आपको ये नियम इसलिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आगे जब और मैं विकास को आगे और वीडियो में बढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ये सामाजिक प्रत्याशा जो शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे विकास का एक सिद्धांत डेवलप होता है सामाजिक प्रत्याशा से। ठीक है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, अभी एक कॉल आ गया इसलिए, है ना? बाकी आपने मेरे वीडियो को सुना, थैंक यू, सो थैंक यू। और दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और यदि कोई क्वेरी आपकी हो साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक से संबंधित दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, और मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, आप कभी भी मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन डालें, समस्या डालें, है ना? और समाधान लें। ठीक है, थैंक यू, ओके।